मैं बात कर रहा था कि अगर कुछ कंपाउंड ऐसे होंगे जिसमें एक से ज्यादा सेंट्रल एटम होगा, उनको अपन कहते हैं मल्टी सेंट्रल एटम, मल्टी सेंट्रल एटम कॉम्प्लेक्स। तो चलो देखते हैं उनमें कैसे बताएंगे अपन। आइए पढ़िए। सो IUPAC for complex multi-central atom complex। ठीक है। अब होता क्या है ना मल्टी सेंट्रल एटम कॉम्प्लेक्स में, कि जो मल्टी सेंट्रल एटम होते हैं वो आपस में एक ब्रिज से बॉन्डेड होते हैं। मतलब एक लिगेंड ऐसा होगा जो बिटवीन द टू सेंट्रल एटम। ठीक है। तो अगर कोई ऐसा लिगेंड है जो ब्रिज का काम करेगा बिटवीन द टू सेंट्रल एटम, तो उसमें कैसे बताना है अपन को, चलो देखते हैं भाई। तो मेरे पास एक तो ऐसे मल्टी सेंट्रल एटम, तो मैं एक एग्जांपल लिख लेता हूं। मेरे पास एक ऐसे कॉम्प्लेक्स गिवन है जिसमें मैंने लिखा भाई Cr है, उसका लिगेंड्स मुझे गिवन है NH3 होल 4 Cr। और यहां पर भी मैं ऐसे लिख लेता हूं भाई Cr है, NH3 है और होल 4 है। और इनके बीच में अपन ने एक ब्रिज बना रखा है, कार्बन मोनोऑक्साइड से एक बना लेते हैं और एक बना लेते हैं अपन NH, ऐसे ब्रिज बना लेते हैं। और भी एटम्स होते हैं, ऑक्सीजन से भी बन जाते हैं ब्रिज। देयर इज अ ब्रिज लिगेंड, वो बीच में लिखा हुआ है तो इनको अपन कहते हैं ब्रिज लिगेंड्स। और इसको अपन लिख लेते हैं, जैसे अब मुझे दोनों का चार्ज भी लिखना होगा, तो इस पे -2 चार्ज होता है। आपको याद होगा NH3 पे तो चार्ज नहीं होता है, लेकिन NH2 पे -1 चार्ज होता है और NH पे -2 चार्ज होता है। ये तो न्यूट्रल लिगेंड है, इसमें -2 चार्ज है, और कार्बन मोनोऑक्साइड पे भी 0 चार्ज होता है। अच्छा, न्यूट्रल लिगेंड। तो मैं चार्ज को बैलेंस करने के लिए बाकी में इधर लिखूंगा, ऐसे कोई भी एनायन लिख सकता हूँ, बस मुझे चार्ज बैलेंस करना है। ये कर लिया। तो अपन को एनायन का आइडिया होना चाहिए। नाउ विल राइट दैट दीज आर द ब्रिज लिगेंड्स। इनको अपन कहते हैं ब्रिज लिगेंड। ठीक है। ये जो होते हैं ये दोनों हो गए अपने लिए ब्रिज लिगेंड्स। ठीक है ना। तो ये ब्रिज लिगेंड। अब अपन क्या करेंगे ब्रिज लिगेंड्स में, इसको जब नेम करेंगे तो इसका नाम करना बड़ा इजी होता है। अपन क्या करेंगे डायरेक्टली यहां से नेम करेंगे, उधर खत्म, यहां से नेम करेंगे, खत्म कर दो मतलब। तो मैं कहूंगा यहाँ पर सबसे पहले अपन ये कर लेंगे, इसको देखते ही कि भाई टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है। तो 4 नेगेटिव चार्ज इससे और 2 नेगेटिव चार्ज इससे, मतलब टोटल हो गया 6 नेगेटिव चार्ज। 6 नेगेटिव चार्ज हो गया, तो अपन ये अज्यूम कर लेंगे कि +3 इसको देना है और +3 इसको देना है, मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो आप चार्ज, टोटल नेगेटिव चार्ज। अगर टोटल नेगेटिव चार्ज, तो फिर एक बार जरा देख लेना, अगर ऑड नंबर आ रहा है तो आप एक बार ये चेक कर लेना कि ऑड नंबर वाला पार्ट जो आएगा ना, अपने पास ऑड नंबर आएगा, तो दोनों मेटल अगर सेम है तो एक को पॉजिटिव दे +3 दे देना, एक को +2 दे देना। और अलग अलग होंगे तो मैं बताता हूँ, थोड़ा वेट करना। ठीक है ना। अब इसमें कैसे नाम करेंगे, तो फिर लिखेंगे भाई टेट्रा अमाइन, टेट्रा अमाइन। ये सल्फेट इधर लिखा हुआ है, मतलब ये कैटाइन है, तो मेटल के नाम में 8 नहीं आने वाला। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो मेटल होता है उसके नाम में 8 कब आता है अपन को पता है, जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैरीज नेगेटिव चार्ज, तो 8 लिखते हैं। इसमें तो पॉजिटिव होगा, क्योंकि जो पहले लिखा हुआ है वो पॉजिटिव है, जो बाद में लिखा हुआ होता है उस पर नेगेटिव चार्ज। तो अपन देखेंगे भाई ये हो गया टेट्रा अमाइन। अब क्रोमियम लिखता हूं, क्रोमियम क्यों, क्योंकि उस पर पॉजिटिव चार्ज, नहीं तो क्रोमेट लिखता नेगेटिव चार्ज होता। तो ये हो गया क्रोमियम। अब चार्ज कितना है 3, मैं लिख दिया 3। अब क्या करूं, अब ब्रिज लिगेंड। जब आप किसी ब्रिज लिगेंड को लिखोगे तो मुझे ऐसे पता रहेगा, जैसे अगर ये लिगेंड का नाम क्या है तो मैं लिखूंगा कार्बन है,
ठीक है, कार्बोनाइल इसका नाम हो गया। तो ये तो कार्बोनाइल लिगेंड्स हो गया। तो अगर कार्बोनाइल इसका नाम है तो अपन ने तो ये नाम तो पहले से पता है भाई कि इसका नाम कार्बोनाइल होगा। तो फिर मतलब डिफरेंस क्या? तो अपन कहेंगे जो ब्रिज लिगेंड्स होते हैं ना उनको अपन इजीली पहचान सकते हैं। जैसे जब भी अपन कोई ब्रिज लिगेंड को लिखेंगे ना तो उसके आगे म्यू लिखना होता है, तो हमें पता चल जाएगा अच्छा इट इज एक्टिंग एज अ ब्रिज लिगेंड। तो वी हैव टू ऑलवेज राइट म्यू बिफोर द ब्रिज। तो ठीक है भाई, अपन कहेंगे यहां पर अभी अगर दोनों सेम होते तो म्यू डाई कार्बोनाइल लिख देता। अभी तो दोनों अलग अलग हैं तो मुझे दोनों को अलग अलग लिखना पड़ेगा। ये इमाइड होता है, ये कार्बोनाइल है। तो इमाइड होगा तो आई होगा, मतलब ब्रिज लिगेंड्स को भी हमें किस में लिखना होगा? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो ब्रिज लिगेंड का अपना अलग अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अपना अलग अल्फाबेटिकल ऑर्डर होगा। तो अपन क्या करेंगे? म्यू कार्बोनाइल, म्यू इमाइड, ये आई और ये सी, तो म्यू कार्बोनाइल। और ये म्यू इमाइड। ठीक है ना, ये म्यू इमाइड। अब मैं लिखूंगा टेट्रा अमाइन। तो अपन कहेंगे भाई फिर टेट्रामाइन लिखो आप। तो अगेन आई विल राइट टेट्रामाइन। लिखना पड़ेगा जो भी मेटल के साथ लिगेंड डालते हैं पहले उन्हीं को लिखना पड़ेगा, फिर मेटल को लिखना होता है। तो मैं लिखूंगा टेट्रामाइन क्रोमियम, फिर लिखूंगा 3 उसका चार्ज, और लास्ट में अपन लिखेंगे सल्फेट। लास्ट में अपन लिखेंगे सल्फेट। तो ये होगा अपना आयोपेक नेम। ठीक है, तो अपन क्या लिख सकते हैं? आयोपेक नेम ऑफ कंपाउंड अपन ऐसे लिख सकते हैं। बट कभी ऐसा कोई कंपाउंड पूछा नहीं उन्होंने एग्जाम में भी, बट हमें पता होगा कि इधर से शुरू करो उधर खत्म कर दो। ठीक है ना? अब इधर मेटल भी सेम है और लिगेंड भी सेम है, तो इसका नाम अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर मेटल भी सेम है लिगेंड भी सेम है तो फिर मैं ऐसे लिख सकता हूं, म्यू कार्बोनाइल, म्यू इमाइड, और लिखूंगा ऑक्टामाइन। ठीक है ना, ऑक्टा 8 हो गए ना, तो अपन ऐसे लिख लेते हैं ऑक्टा अमाइन। इस तरह की अल्फा, मतलब इसमें वॉवल्स रिपीट हो रहे हैं या नहीं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कोई फर्क नहीं पड़ता। वॉवल्स रिपीट होना किसमें फर्क पड़ता है? ऑर्गेनिक। तो एक वर्ड खत्म होने के बाद दूसरा वर्ड अगर शुरू होगा तो वॉवल्स को रिपीट नहीं होना चाहिए, इधर कोई फर्क नहीं। सो ऑक्टामाइन, डाइक्रोमियम, 3 सल्फेट। मैं इसको ऐसे भी ये भी करेक्ट हो। लेकिन अगर ये लिगेंड्स डिफरेंट होते या ये मेटल डिफरेंट होते तब मैं इसको नहीं लिख पाता ऐसे, सेकंड वाले नहीं, तब मुझे ऊपर वाला नाम ही लिखना पड़ता। लिगेंड डिफरेंट होते हैं इधर मेटल डिफरेंट। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, अगर मेरे पास ऐसे की मैंने तो मैं क्या करूं? H2O। और अब मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं, वो पहला एग्जांपल खत्म हो गया।
जो पहला एग्जांपल था अपना वो खत्म हो गया, पहले अपन ने जो लिखा ये वाला एग्जांपल ये है। अब मैं एक दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं और उसमें चेक कर लेते हैं। तो उसमें कहेंगे अपन भाई सपोज मेरे पास ऐसे और इसमें मैंने इसको ऐसे और यहां पर मैं एक और काम इसको मैं ऐसे और यहां पर मैं ऐसे डीजर ब्रिज लीगेंड भी होता है। अब चेक करते हैं। तो देखते हैं कैसे। सबसे पहला काम होगा चार्ज कैलकुलेट करना। अपन चार्ज कैलकुलेट करेंगे तो ये -3 है या -2 है, बाकी सब न्यूट्रल है। तो टोटल नेगेटिव चार्ज हो गया अपने पास कितना, -5। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना होगा, +5। अब अपन को डिसाइड करना है कि दोनों में से किसको +2 दे दूं और किसको +3 दे दूं। तो व्हाट शुड बी द कंसेप्ट, क्या कंसेप्ट लगाए उसमें पर कि किसको +2 दे दें और किसको +3 दे दें। तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे कि देखो भाई आपने 3D एलिमेंट्स में स्कैंडियम से लेके क्रोमियम तक और क्रोमियम से लेके जिंक तक आपने यहां बताया हुआ है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल और यहां से लेके यहां तक बताया है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल। ये अपन ने पीरियोडिक टेबल में भी पढ़ा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी मेटल आप यूज करोगे तो अपन चेक करेंगे कि कौन सा मेटल लेफ्ट हैंड साइड में लाई करता है। जो मेटल लेफ्ट हैंड साइड में होगा उसका हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, जो मेटल राइट हैंड साइड में होगा उसको लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल होगा। ये लेफ्ट हैंड साइड में लाई करता है, ये राइट हैंड साइड में। मैं इसको +2 देने वाला हूं, इसको +3 देने। वो कैसे, बिकॉज वी नो दैट कि कौन सा मेटल किस स्टेट में ज्यादा स्टेबल होता है। ये पीरियोडिक टेबल में बनने वाला। अब अपन क्या लिखेंगे, अपन कहेंगे ठीक है भाई अब चेक करते हैं इसका आईयूपैक नेम। आईयूपैक नेम क्या है, इधर से शुरू करो उधर खत्म करते हैं। इधर क्या है, ट्राइएक्वा, उसके बाद क्रोमियम कितना 3, उसके बाद इमाइन्स, तो अपन लिखेंगे यहां पर क्या, म्यू। डाइकार्बोनाइल, ब्रिज लिगेंड है ना, तो म्यू लगाना कंपल्सरी है। म्यू इमाइड, उसके बाद लिगेंड ट्राइअमाइड, उसके बाद कोबाल्ट, उसके बाद क्लोराइड। लो भाई हो गया, दिस इज द नेम ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, शायद पूछ ले अपन से क्योंकि कभी आता तो है नहीं, लेकिन फिर भी अपने पास रहेगा। नया सिर्फ यही था कि इमाइड लिखना होता है और इजी होता है, यहां से शुरू करो वहां खत्म करो। ये मल्टी सेंटर एटम हो गया, एक से ज्यादा। अब मैं लिखने वाला हूं आईयूपैक नेमिंग ऑफ द कंपाउंड फॉर राइट ना,
टू कोऑर्डिनेशन फॉर टू कोऑर्डिनेशन। तो मैं इसको हटाता हूं और दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर की बात। अगर दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होंगे तो क्या करना चाहिए? ठीक है, तो मान लेते हैं अपने पास एक एग्जांपल लेते हैं और उसमें लिख देते हैं भाई एक एग्जांपल है अपने पास, एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर मेरे पास ऐसे है, दैट इज CONH3 और एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर में लिख लेता हूं CrCl6। ऐसे भी कंपाउंड्स होंगे, आगे मैं और भी बताऊंगा इनको, क्योंकि अभी चैप्टर तो शुरू हो रहा है। मैं तो आपको बता रहा हूं कि ऐसे अगर गिवन है तो हाउ टू राइट द आइगेन। ये न्यूट्रल लिगेंड है, ये क्लोराइड है। अब अपन क्या करेंगे, अगर मैं क्रोमियम को ऐसे लिखता हूं और इसको ऐसे लिखता हूं, देखो बार मैं क्या करूंगा, दोनों को मिला के टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है, तो अपन कहेंगे भाई दोनों को मिला के टोटल नेगेटिव चार्ज -6 है, तो मतलब टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना होना चाहिए, +6। दोनों को इक्वली डिवाइड कर दो। अगर ऑड नंबर आता तो अभी तो बताया कंसेप्ट कि जो लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट है उसको हायर ऑक्सीडेशन स्टेट दे देना, और जो राइट हैंड साइड वाला होगा पीरियड में वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। इज देयर स्टेबिलिटी? तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, इधर मैं इसको +3 दे देता हूं और इसको भी +3 दे देता हूं, ठीक है ना। +3 दे दिया दोनों को, मतलब मुझे दोनों को कंबाइंडली देख के ये चेक कर लेना है कि एनाइन कितने हैं। जितने एनाइन होंगे उससे फर्क नहीं पड़ता किस में प्रेजेंट है और कहां प्रेजेंट है, हमें तो एनाइन से मतलब है। टोटल एनाइन इसमें मुझे 6 दिख रहे हैं, 6 नेगेटिव चार्ज है, टोटल पॉजिटिव चार्ज प्लस होना चाहिए जो कि मेटल पे होगा। ठीक, अब इसको भी +3 दिया, इसको भी +3 दिया। अगर दोनों को इक्वल चार्ज दोगे तो इसका चार्ज और इसका चार्ज, अब अपन ये चार्जेस से, क्योंकि वो चार्ज डिवाइड करना बहुत जरूरी है, ये 6 अमोनिया है और अगर इस पे +3 चार्ज है तो अमोनिया इसके +3 चार्ज को कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर ये +3 है और इसके अंदर क्या था, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर 6 नेगेटिव चार्ज थे, तो 6 नेगेटिव चार्ज और +3 इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन दैट इज एटॉमिक सेंट्रल मेटल पे +3 है और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर 6 नेगेटिव चार्ज हैं, तो ये +3 ये 6 नेगेटिव चार्ज से न्यूट्रलाइज हो। रिमाइंडर इसका +3 इसके, अब अपन क्या करेंगे, पहले तो आपने कंबाइंडली दोनों को कंबाइन करके टोटल नेगेटिव चार्ज निकाल दिया, उसके बाद उस नेगेटिव चार्ज से दोनों मेटल आयन पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, उसके बाद अलग अलग चेक कर लो कोऑर्डिनेशन स्फीयर कि इसको अलग चेक किया तो इसके +3 इधर -6, मतलब इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर में -3 रिमाइंडर है, और फिर इसमें अपन कहेंगे ये तो न्यूट्रलाइज हुआ नहीं तो इसका +3 रिमाइंडर, मतलब दिस इज अ सॉल्ट, इसको मैं सॉल्ट बोल सकता हूं, कैटायनिक एनायनिक सॉल्ट। तो वो तो यही दिख रहा था मुझे, उधर लिखने की जरूरत क्या थी ऐसे। भाई आपने कहा 6 नेगेटिव चार्ज है, तो टोटल कितने हो गए, इस पे +3 और इस पे भी +3। अब इसमें लीगेंड से इसका चार्ज न्यूट्रलाइज हुआ नहीं तो इस पे मैं क्या करूंगा, +3 लिख देता हूं। इसके लीगेंड से इसका चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया लेकिन 6 लीगेंड है, तो रिमाइंडर कितना बचेगा इस पे, -3, तो यही लिख दिया वो तो मैंने। तो
इसको करने की जरूरत क्या है, सीधा नाम लिखो ना। अपन कहेंगे ऐसा नहीं करेंगे, अगर इस वाले पे +3 आ रहा होता और इस पे -3 तो पहले इसका नाम लिखते, पहले कैटायनिक पार्ट को लिखना होता है ना, इसलिए वो चार्ज कैलकुलेट करना ज्यादा जरूरी है। पता तो चले कि पहले किस स्फीयर का नाम लिखना है, क्योंकि दोनों स्फीयर का नाम मैं अलग अलग लिखने वाला हूं। जैसे एल्यूमिनियम सल्फेट होता है, तो भाई एल्यूमिनियम सल्फेट होगा तो पहले कैटायनिक पार्ट को नाम करेंगे ना, बाद में एनायनिक पार्ट को। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे ठीक है भाई, इसको पहले नाम करते हैं फिर इसको नाम करेंगे। और उससे हमें एक बात और पता चल गया कि भाई पहले कैटायनिक पार्ट को लिखा फिर एनायनिक पार्ट को। एक बात और पता चल गया, इसका नाम क्रोमेट होगा और इसका नाम कोबाल्ट होगा, क्योंकि जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैरीज पॉजिटिव चार्ज तो नेम ऑफ द मेटल इज नॉर्मल, लेकिन अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे नेगेटिव चार्ज तो नेम ऑफ द मेटल विल एंड विथ 8, इसमें सफिक्स क्या होगा, 8 होगा। तो ठीक है, अब शुरू करते हैं नेम लिखना। तो इसका नाम क्या लिखूंगा मैं, तो हेक्साअमाइन कोबाल्ट 3, फ्री चार्ज है ना इस पे, और उसके बाद इसका नाम लिखूंगा हेक्साक्लोरोक्रोमेट 3। क्रोमेट क्यों, क्योंकि -3 चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है ना कोऑर्डिनेशन। तो अपन लिखेंगे, अब इसका नाम लिख लेते हैं भाई, तो पहले इसको लिखते हैं हेक्सामाइन ये हो जाएगा कोबाल्ट 3, और इसका नाम हेक्साक्लोरो क्रोमेट, ये लो इसका नाम। ठीक है भाई, नाम लिख लिया मैंने। तो अगर ऐसे हुआ तो मैं कहूंगा मेरी मर्जी में, तो अगर ऐसे हुआ तो हमें क्या फर्क पड़ता है, चेक करूंगा जैसे आपने बताया था। टोटल नेगेटिव चार्ज 4 यहां से, 2 यहां से, 6, टोटल 6 नेगेटिव चार्ज का मतलब है कि दोनों पे, एक में इसको क्रोमियम लिख लेता हूँ, दोनों सेम भी होते तो उनको फर्क नहीं पड़ता, तो नाम लिखने से मतलब, वो अलग अलग इसलिए ले रहा हूँ कि थोड़ा इजी रहे अभी। तो अपन क्या करेंगे, टोटल नेगेटिव चार्ज 6, दोनों को +3 दे दो। दे दिया। अब क्या, जो नेगेटिव लिगेंड है ना कोऑर्डिनेशन स्फीयर से, उस पॉजिटिव चार्ज को चेक करो, इस पे -3 और इधर -4 और इधर +3, तो ये तो -1 रिमाइंडर होगा इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, माइनस, क्योंकि -4 और +3 से रिमाइंडर कितना बचेगा, -1, और इधर ये +3 इसकी वजह से और -2 इसकी वजह से, रिमाइंडर +1। ठीक है, मतलब इसका नाम अब आएगा कोबाल्टेट, और ये क्रोमियम पॉजिटिव चार्ज है। तो नाम क्या लिखे अपन, तो कहेंगे भाई डाइअमाइन, ऐसे तो लिखेंगे नाम अपन, तो अपन लिखेंगे डाइअमाइन टेट्राक्लोरो, और अपन लिखेंगे इसमें माइनस चार्ज है ना कोबाल्ट। अब लेकिन अपन क्या करेंगे, अपन ने इसमें एक गड़बड़ काम कर दिया, क्या भाई, ये चार्ज कैलकुलेट कर लो। अरे भैया चुप तो रहो, 1 मिनट तो रुक जाओ, मुझे सब पता है, ठीक है ना, 1 मिनट तो रुको। मैं तो इसलिए कर रहा था कि भाई ठीक है, वो अपन को पता है पहले इसको लिखना पड़ेगा कैटाइन को, तो मैं वही कर रहा था कि अपन एक गड़बड़ कर रहे हैं,
वो क्या गड़बड़ कर रहे हैं कि भाई पहले अपन क्या करेंगे, इससे फर्क नहीं पड़ता कौन कहां लिखा हुआ है, जिस पे पॉजिटिव चार्ज है पहले वही लिखा जाएगा। तो ये बाद में लिखा जाएगा और ये पहले लिखा जाएगा और ये बाद में लिखा जाएगा। ठीक है, हमें क्या पता है, इधर लिख देता हूं टेट्रामाइन डाइक्लोरो क्रोमियम 3 और उसके बाद ये लिखा हमने। वो क्यों? क्योंकि जब पॉजिटिव चार्ज होगा तो कैटायन को पहले लिखना पड़ेगा आपको और एनाइन को बाद में। याद रखेंगे वही बात, तो उसी के लिए तो चार्ज कैलकुलेट करवा रहे हैं इतना डिस्ट्रीब्यूट करके। कोई प्रॉब्लम नहीं। और अगर मान लो जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ा, ऑड नंबर आया टोटल चार्ज, तो अपन को पता है जो उस पीरियड में जो भी पीरियडिक टेबल में राइट हैंड साइड में होंगे उसमें छोटा चार्ज दे देना और जो लेफ्ट हैंड साइड में होंगे उसको बड़ा चार्ज दे देना। ये आपका मोर देन वन कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, तो कैसे लिखना है वो मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ। ये पूरा एक मॉलिक्यूल है क्योंकि इट इज अ सॉल्ट, इट्स अ सॉल्ट, इट इज अ मॉलिक्यूल। इसका ये आइसोमर है। आइसोमर मतलब हाँ, जो इसमें है वही तो इसमें है, लेकिन ये सॉल्ट अलग है और ये सॉल्ट अलग है। So this will be the isomer of this. Molecular formula is same, but they have different properties. So ठीक है, अगर मेरे पास ऐसे गिवन है तो अपन कहेंगे, सपोज करते हैं मेरे पास ऐसे गिवन है और दूसरा मेरे पास ऐसे। अब क्या करें, उसमें क्या है, आप टोटल नेगेटिव चार्ज कैलकुलेट करो। सबसे पहला काम तो आपने यही कहा था कि नेगेटिव चार्ज कैलकुलेट करो, सबसे पहले किया। ये Cl है और इधर 4 Cl है, बाकी दोनों न्यूट्रल होते हैं। 5 इसमें -1 था, इसमें -4 था, 5 हो गया। तो पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट हैंड साइड पे ये लाई करता है और राइट हैंड साइड पे ये, तो इसको छोटा चार्ज, इसको बड़ा चार्ज। अब क्या, तो इसका चार्ज +2 है और ये -1 है, तो इसका मतलब है इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे +1 चार्ज है। ये -4 है और ये +3 है, मतलब इन दोनों से, जैसे यहाँ पर आपने कैलकुलेट किया ना ये, वैसे इन दोनों से आप कैलकुलेट करोगे तो इसमें -1 चार्ज वाला कोऑर्डिनेशन स्फीयर लिखा जाएगा। फिर ये वाला, इसमें कोबाल्ट होगा और इसमें क्रोमेट होगा। बाकी आपको पता है, पहले यही लिखा जाएगा, तो अपन लिखेंगे पेंटामाइन पेंटाअमाइन क्लोरो कोबाल्ट 3, और इसको लिखेंगे तो अपन कहेंगे डाई एक्वा टेट्राक्लोरो क्रोमेट 3। ये हो जाएगा। अब किसी को डाउट है तो बताओ। एवरीबॉडी गॉट इट? ठीक, सर बोलो। सर अगर दोनों ही मतलब
+2 ज़्यादा स्टेबल वाले होते तो फिर हम अगर क्योंकि चार्ज मैंने बैलेंस करना है तो अब एक मिनट रुको रुको, मैंने क्या किया कि अगर दोनों ही, मैंने ये नहीं कहा कि कौन में किस में ज्यादा स्टेबल चार्ज होगा, किस में कम स्टेबल चार्ज होगा। मैंने तो आपसे ये कहा कि जो राइट हैंड साइड वाला मेटल है उस पे छोटा चार्ज देगा और जो लेफ्ट हैंड वाला है उसको बड़ा चार्ज देगा। पीरियोडिक टेबल, इधर वाला नहीं, लेफ्ट हैंड राइट हैंड, पीरियोडिक टेबल के पीरियड की बात कर रहा हूं। ठीक है। गुड। इसमें थोड़ी बोल रहा था कि लेफ्ट वाले को छोटा चार्ज और राइट वाले को बड़ा चार्ज, इधर नहीं बोल रहा मैं ऐसे, मैं तो पीरियड टेबल की बात कर रहा हूँ। अब किसी को और डाउट है कि अगर ऐसा होगा तो क्या होगा या वैसा होगा तो क्या होगा, तो आप बोल सकते हैं, मुझे कोई डाउट, क्योंकि मैंने देख लिया आप लोगों को, मतलब फटाफट इधर बोलने, जब तुम लोग बोले थे तभी मुझे समझ में आ गया था कि समझ में आ गया तुम लोग को आई तक में। और कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है, तो ये आपका आईयूपैक नेमिंग वाला पार्ट था। इसके बाद इसमें एक छोटा सा थ्योरी पढ़ना होता है अपन को, दैट इज कॉल्ड वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, तो वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वैसे तो दैट वाज द वेरी फर्स्ट थ्योरी जिसमें कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को थोड़ा सा प्रॉपरली स्टडी करने की कोशिश की थी। तो वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन, तो ही वाज द, जो अल्फ्रेड वर्नर था वो वेरी फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को प्रॉपरली पढ़ने की कोशिश की और प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो he studied the cobalt amines, platinum amines, cobalt amines मतलब it will be like this, मैं इसमें यहाँ लिखता हूँ cobalt amines। तो कोबाल्ट अमाइन मतलब कोबाल्ट 3 अमाइंस में ऐसे Cl3XNH करेंगे, मतलब आप NH3 का नंबर में वेरिएशन डालूंगा, बट कोबाल्ट 3 अमाइंस मतलब क्या है। प्लैटिनम अमाइंस, प्लैटिनम अमाइंस में व्हाट वी राइट दैट कि भाई जैसे अपन लिखते हैं PtCl4.XNH and copper amines, copper amines में what he says that copper sulfate.XNH3। तो सबसे पहले मैक्सिमम तो उसने इसको पढ़ा, फिर ये पढ़ा, फिर ये पढ़ा उसको पढ़ा। तो मेनली उसने इनकी स्टडीज की। नाउ व्हाट ही सेज दैट कि सभी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में दो टाइप की वैलेंसी होती है। तो उसके जो पोस्टुलेट थे, मतलब उसके जो ऑब्जर्वेशन थे, पोस्टुलेट्स जो वर्नर के ऑब्जर्वेशंस थे वो अपन लिखते हैं। ऑल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैव two types of valency. All coordination compounds have two types of valencies. दो टाइप के वैलेंसीज में एक होता है प्राइमरी वैलेंसी
और एक होता है सेकेंडरी वैलेंसी। तो ये दो टाइप के वैलेंसी सभी कोऑर्डिनेशन का काम होता है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी जो होते हैं उनमें डिफरेंस क्या होता है, तो देखते हैं। प्राइमरी वैलेंसी ऑलवेज राइट ना सेटिस्फाई बाय एन, मतलब जो भी प्राइमरी वैलेंसी होगी वो एनाइन के वजह से ही होगी, और जो सेकेंडरी वैलेंसी होगी वो इज लिगेंड्स इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। जो भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होगा ना उसको अपन कहेंगे, जितना वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा वही उसकी सेकेंडरी वैलेंसी है। और इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर। आपको कोऑर्डिनेशन नंबर अच्छे से पता है क्या होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर होता है द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड अराउंड द सेंट्रल एटम। और यू नो दैट व्हाट आर लिगेंड्स। जो भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर प्रेजेंट होता है दे आर कॉल्ड लिगेंड्स। ऑलवेज सेटिस्फाई बाय एनाइन का मतलब हो गया राइट ना, प्राइमरी वैलेंसी जो होती है ना इक्वल टू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल। ऑब्वियस सी बात है, अपन क्या बोलते हैं कि जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट होगा ना सेंट्रल मेटल का वो एनाइन उसी को तो न्यूट्रलाइज करता है। तो प्राइमरी वैलेंसी मींस द इज ऑलवेज इक्वल टू द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, लेकिन वो सेटिस्फाई किससे होता है, एनाइन से। ऑब्वियस सी बात है, मेटल कैटायन पे अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो कैसे न्यूट्रलाइज करेंगे उस पॉजिटिव चार्ज को, एनाइन से। और लिगेंड्स secondary valency that is equal to number of ligands. So we'll not say the number of ligand but we'll say equal to number of coordination number, मतलब number of coordinate bond present around the central atom. तो उसमें तो coordination sphere के अंदर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, मतलब न्यूट्रल लिगेंड्स भी हो सकते हैं, नेगेटिव चार्ज लिगेंड्स भी हो सकते हैं, इवन न्यूट्रल भी हो सकते हैं, और कभी कभी तो पॉजिटिव भी हो जाते हैं। So secondary valency satisfied by anions neutral molecule, एनाइंस भी होते हैं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, इवन बाय कैटायंस, समटाइम्स इवन बाय कैटायन। मतलब कभी कभी वो कैटायन भी अंदर होते हैं, जैसे आपको याद होगा ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में NO पॉजिटिव था, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स वो कैटायन ही तो था कोऑर्डिनेशन शेयर के अंदर। तो वो इवन कैटायंस भी हो सकते हैं सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है, तो इधर इसका मतलब है कि भाई अगर ये +3 है तो ये सारे के सारे जो 3 Cl दिख रहे हैं ना वो इसके +3 के लिए ही तो लिखा है आपने, तो वो Cl क्या हो जाएंगे, प्राइमरी वाले। तो X क्या हो जाएंगे, अमाइंस क्या हो जाएंगे, तो अपन कहेंगे वो आप पहले कोऑर्डिनेशन स्फीयर में लिख के बताओ, तो मैं बता देता हूं कैसे। तो व्हाट ही सेज दैट कि भाई मान लो उसने एग्जांपल, वो वेरी फर्स्ट थ्योरी है, तो एग्जांपल उसने कहा इफ आई हैव COCl3 डॉट, सपोज करते हैं उसने कहा कि आई हैव, ऐसे लिख देता हूं 4NH, ये हो गया। तो वो क्या कहता है कि भाई देखो
मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस जो एग्जिस्ट करते हैं ना वो ऑक्टाहेड्रल होते हैं, लेकिन ऑक्टाहेड्रल होने के लिए कम से कम 6 लिगेंड होने चाहिए। ये 4 और ये 3, 7 हो गए। तो ऑक्टाहेड्रल होने के लिए कोबाल्ट विल बी लाइक दिस, उसका कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा बनाएंगे अपन, ये ऐसे बनेगा। तो वो क्या कहता है कि उसने वेजडेस कुछ भी नहीं बनाया, वो तो ऐसे कहता है, आप तो ऐसे बनाए। 4 अमाइन लिख लो, और 2 सीएल लिख लो। तो जो एक और सीएल बचा हुआ है उसका क्या करें? तो अपन कहेंगे भाई जो एक और सीएल बचा हुआ है उसको आप कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर लिख लो, क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर तो वही मॉलिक्यूल होंगे जो ज्योमेट्री में इन्वॉल्व हो। तो ऑक्टाहेड्रल के लिए मुझे इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम हो रहा था कि भाई किसको कहां लिखें ये बता दो। तो उसने क्या कहा कि भाई मॉलिक्यूल में ना आप स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो। तो वो स्क्वायर ब्रैकेट जो लिखते हैं वो वर्नर ने एक्सप्लेन किया था कि आप कोई भी कंफ्यूजन को हटाने के लिए आप स्क्वायर ब्रैकेट को यूज कर लो। तो बनने का कर लेते हैं भाई, ये कोबाल्ट हो गया, NH3 होल 4 हो गया, 2 Cl लिख के मैंने, तो 6 हो गए ये कोऑर्डिनेशन नंबर, मतलब ऑक्टाहेड्रल बन जाएंगे 6 से। और एक Cl को आप बाहर, एक Cl को आप बाहर लिख दो। तो अपन क्या करेंगे, इसलिए मैंने 2 Cl ये लिखे और एक Cl को मैंने बाहर लिख दिया। तो ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, मतलब कोऑर्डिनेशन पे ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, लिख दिया अपन। तो अगर मेरे पास कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऐसे होता है, अब एक बार मुझे कंपेयर करने देना है, अपन कंपेयर करके देखेंगे ना, इसलिए मैं दूसरा एग्जांपल पे आता हूं। इफ वी हैव, क्योंकि मैं कंपेयर कर पाऊंगा ना तब, तो इफ वी हैव, मान लेते हैं अपने पास ऐसे गिवन है Cl3 और 6 NH3 लिख लेता हूं ऐसे। तो अपन क्या करेंगे, इसका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऐसे लिखूंगा, CO NH3 होल 6 और Cl3। तो सबसे पहला तो दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि व्हाई नॉट 3Cl और 3NH3 इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड 3 अमाइंस बाहर। तो व्हाट विल हैपन, जब अपन ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं तो ये सारे के सारे बॉन्ड, बाद में अपन को पता चला, उसे नहीं पता था कि मतलब ये सारे के सारे बॉन्ड में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाऊंगा। अपन को ये पता है कि भाई नाइट्रोजन इसको अच्छे से इलेक्ट्रॉन देगा, ये क्लोरीन अच्छे से इलेक्ट्रॉन देगा। अच्छा डोनर एटम कौन सा होगा जो इजीली इलेक्ट्रॉन दे सकता है? तो अपन कहेंगे इसके सरफेस पे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, बड़ा साइज है ना। तो नाइट्रोजन का छोटा साइज होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा दे सकता है, मतलब नाइट्रोजन इज अ बेटर डोनर एटम देन Cl। तो वो कहता है कि भाई जब भी आप ऐसे नंबर्स को देखो, अलग अलग लिगेंड को, और फिर हमें डिसाइड करना है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर लिखना है, तो आप कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर वो एटम सबसे पहले लिखना जो अच्छे डोनर एटम, जो अच्छे डोनर एटम है उनको पहले आप कोऑर्डिनेशन स्फीयर में लिखो, क्योंकि वो अच्छे लुईस बेस हो, वो अच्छा बॉन्ड बनाएंगे कैटायन के साथ जो लुईस एसिड होगा। इसलिए मैंने अमोनिया को पहले अंदर, फिर बाहर मेटल्स को, बाकी बाहर मतलब जो अच्छा डोनर नहीं है उसको लिखा। तो इस क्लोरीन को भी बाहर लिख देते। तो अपन कहते इस क्लोरीन को मैंने बाहर इसलिए नहीं लिखा सारे के सारे क्लोरीन, क्योंकि मुझे ऑक्टाहेड्रॉन बनाने के लिए ये 4 ही थे, तो मुझे Cl से उसको कॉम्पनसेट करना पड़ा। तो अपन कहेंगे अच्छा भाई ठीक है, इसमें तो सारे के सारे हो गए, तो सारे Cl बाहर। तो मैं कहूंगा अच्छा इधर कोबाल्ट है, मतलब यहाँ तो सारे के सारे NH3 आ जाएंगे। मैंने सारे के सारे NH3 लिखे, ये लोन पेयर है ना, दैट्स व्हाई दे आर द लिगेंड्स। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया ऐसे, ठीक है भाई। तो अपन ने ऐसे लिखा और बाहर 3 Cl आ गए। अब अपन क्या करेंगे, दोनों को कंपेयर करते हैं। इसमें प्राइमरी वैलेंसी Cl की वजह से होगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है मेटल का,
+3, और वो किससे सेटिस्फाई होगा? Cl से सेटिस्फाई होगा। ठीक है, और इसमें प्राइमरी वैलेंसी कितनी होगी? तो अपन कहेंगे उसमें भी 3 Cl, क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब सीधा आप ऑक्सीडेशन स्टेट देखो और प्राइमरी वैलेंसी बता दो। जितना मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वही उसकी प्राइमरी वैलेंसी। तो अपन ने लिखा ऑलवेज सेटिस्फाइड बाय एनाइन इक्वल टू द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। तो देख के ही बता सकता हूं। अब सेकेंडरी वैलेंसी की बात करते हैं। सेकेंडरी वैलेंसी आपने लिखा तो इट इज अ नंबर ऑफ लिगेंड इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो इसमें 6 सेकेंडरी वैलेंसी, इसमें भी 6 सेकेंडरी वैलेंसी। तो अपन कहेंगे भाई इसमें जो ये Cl लिखे हैं आपने, तो ये तो इस पॉजिटिव चार्ज को भी न्यूट्रलाइज करेंगे और सेकेंडरी वैलेंसी भी होंगे। हाँ, तो अपन कहेंगे देखो भाई, अगर कोई नेगेटिव एनाइन कोऑर्डिनेशन स्फीयर से अंदर है तो वो सेकेंडरी वैलेंसी होगा, और अगर कोई बाहर है तो वो प्राइमरी वैलेंसी होगा। तो अपन क्या करेंगे, इसका मतलब है ये दो Cl, ये वाले दो Cl जो हैं वो तो सेकेंडरी वैलेंसी जैसे भी एक्ट कर रहे हैं और प्राइमरी वैलेंसी भी जैसे भी एक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। तो वर्नर ने कहा कि भाई देखो, आप क्या करो, जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होते हैं, उनको बॉन्ड लाइन से नोटेट करो। उनको डिनोट करो कैसे? उनको अटैच करो सेंट्रल मेटल से, या डिनोट करो किससे? सेकेंडरी वैलेंसी को बॉन्ड लाइन से। तो सेकेंडरी वैलेंसी इज secondary valency by bond line, and primary valency, तो उसने कहा भाई प्राइमरी वैलेंसी बाय डॉटेड लाइन। तो इसमें प्राइमरी वैलेंसी क्या है? ये थी ना, तो इसको ना, इसको भी बॉन्ड बनाओ ऐसे कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो उसने बाद में कंफ्यूजन हटाने के लिए कहा था, तो इसको आप डॉटेड लाइन से बनाओ, इसको आप डॉटेड लाइन से बनाओ, इसको आप डॉटेड लाइन से। मतलब जो प्राइमरी वैलेंसी भी है और सेकेंडरी, सेकेंडरी क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, लेकिन वो चार्ज को भी रिप्रेजेंट न्यूट्रलाइज करेगा। तो यहां पर दो Cl ऐसे होंगे जो प्राइमरी वैलेंसी जैसे भी बिहेव करेंगे और सेकेंडरी वैलेंसी जैसे भी बिहेव करेंगे। तो ऐसे बना देंगे अपन। और यहां पर कोई भी Cl सेकेंडरी वैलेंसी नहीं है, सबके सब प्राइमरी वैलेंसी जैसे। तो उसने कहा आप प्राइमरी वैलेंसी को, मेटल लाइंस को डॉटेड लाइन से उसको डिनोट अटैच कर दो, और सेकेंडरी वैलेंसी को आप बॉन्ड लाइन से। तो इसमें तो दो ऐसे लिगेंड थे जो प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर रहे थे और जिनको सेकेंडरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर रहे थे। तो उसको दो लाइन, डॉटेड लाइन से भी अटैच किया और बॉन्ड लाइन से भी अटैच किया। So we got it by what is that? वर्नर थ्योरी। यही होता है वर्नर थ्योरी, और कुछ भी नहीं होता। अब उसने कहा कि भाई कोऑर्डिनेशन स्फीयर होंगे, अगर ये प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी को अलग अलग करने के लिए उसने कोऑर्डिनेशन स्फीयर बताए। फिर उसने कहा कि भाई सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्सीज जो एग्जिस्ट करते हैं ना नेचर में, वो ऑक्टाहेड्रल होते हैं, फिर टेट्राहेड्रल होते हैं, और फिर स्क्वायर प्लेनर होते हैं। उसके अलावा जो भी होते हैं वो बहुत कम होते हैं। तो सबसे ज्यादा जो एग्जिस्ट करेंगे कंपाउंड, most of them are having coordination number 6. We can write the third point. Most of the complexes exist have octahedral shape, then tetrahedral and square planar complex. ये कॉम्प्लेक्स है जो एग्जिस्ट मोस्टली। आपको सभी का कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा पता है, कैसे अरेंज करते हैं, क्या कोऑर्डिनेट करते हैं। सो दैट इज अबाउट द वर्नर थ्योरी। अब अपन यही रुकेंगे। मैं वर्नर थ्योरी के अब मतलब जितना अपन ने पढ़ा ना, ये सारा कुछ एक एग्जाम्पल में डाल के
और कैसे अपन को क्वेश्चंस आएंगे, क्यों पढ़े अपन वर्नर थ्योरी, वो सारा पार्ट एग्जाम्पल में नेक्स्ट टाइम बताऊंगा। यही रुकते हैं, अभी वर्नर थ्योरी खत्म नहीं हुआ। अब वर्नर थ्योरी में मुझे बस ये बताना था, प्राइमरी मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट सेटिस्फाई है, सेकेंडरी मतलब नंबर ऑफ लिगेंड इन द कोऑर्डिनेशन, दैट्स ऑल, इतना ही बताया और कुछ भी। अगर कोई पूछेगा तो बता देंगे कि भाई इसमें 2 सीएल बॉन्ड लाइन से भी अटैच्ड होंगे और डॉटेड लाइन से, एक सीएल सिर्फ डॉटेड लाइन से, क्योंकि वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर है। जो भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होगा वो सब का सब बॉन्ड लाइन से, जो भी बाहर होगा वो डॉटेड लाइन। इसका एग्जांपल और इसके बारे में फर्दर एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट टाइम पढ़ेगा, और बहुत सारा प्रॉपर्टीज अपन इसमें डिस्कस कर सकते हैं, तो वो मैं नेक्स्ट टाइम। ठीक है, कल भी क्लास है क्या? नो, अपना क्लास मंडे टू फ्राइडे रखेंगे, 5 दिन होगा, बहुत हो जाएगा, है ना। कल मॉर्निंग में आप अब पढ़ भी सकते हो क्योंकि आपका टेस्ट भी है, तो आप पढ़े। कल क्लास नहीं होगी, मतलब सैटरडे और संडे क्लास नहीं होगी, ठीक है। चलो फिर, थैंक यू। थैंक यू सर।